लारे फिर से रोने लगी। नाज ने कहा, भाभी आपको भाई पसंद तो आए हैं ना? मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले। मैट्रिक के बाद उन्होंने ज़मीनों का काम संभाल लिया था क्योंकि वो बड़े भाई हैं और उन्हीं को संभालना है। बाकी दोनों छोटे हैं। भाई आगे तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थीं। लेकिन अब फिर से वो अपनी तालीम जारी रखना चाह रहे थे। लारेब ने जवाब देते हुए कहा, सच बताऊं तो मुझे अजीज पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे और ये पसंदीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन वो मुझसे नाराज़ हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन भाभी आपको हिम्मत करनी होगी। आप हैं जो उन्हें मना सकती हैं। हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आप माशाअल्लाह से खूबसूरत हैं। अपनी अदाएं दिखाएं और उनके आगे पीछे घूमें। आखिर तो वो भी इंसान हैं। आप पर फिदा हो ही जाएंगे और पुरानी बातों को भूल जाएंगे। नाज ने कहा तो एक बार फिर से लारिब ने अजीज से फिर बात करने की हिम्मत की। रात होने का इंतज़ार करने लगी कि अजीज कमरे में आए तो बात करूं। अजीज जैसे ही कमरे में आया तो लारिब एकदम से खड़ी हो गई। अजीज देखकर थोड़ा हैरान हुआ लेकिन जाकर बेड पर बैठा और अपने जूते उतारने लगा। लारिब एकदम से जाकर उसके कदमों में गिर गई और बहुत रोने लगी। अजीज मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। इन सब बातों के पीछे मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। ये कहकर फिर से रोने लगी। अजीज को एक अजीब से एहसास ने आन घेरा। एक हसीन लड़की जो उसकी बीवी भी थी उसके कदमों में गिरी हुई थी। औरत जात की बहुत इज्जत करता था वो। कभी भी नहीं चाहता था कि दुनिया की कोई भी औरत किसी भी मर्द के सामने इस तरह से झुक जाए, चाहे वो शोहर ही क्यों ना हो। अजीज का दिल एकदम से नरम पड़ गया। उसने लारेब को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और अपने साथ बिठाया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी जिम्मेदारी में इस घर में आई थी और मैंने ही तुमसे रुख मोड़ लिया। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे तुम्हारी ये बातें पता चली थी। लेकिन तुम्हारी इस बार बार माफ़ी मांगने ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सारी बातें भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। मैं तो समझा था कि तुम शहर की कोई बहुत ही मगरूर लड़की हो जिसके सामने मेरी नहीं बनेगी। लेकिन तुम्हारा ये झुकाव, इसने मुझे मजबूर कर दिया। मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल होने लगा है। अजीज कहता जा रहा था और उसके आंसू पोंछता जा रहा था। लारेब को एकदम से सारी दुनिया हसीन लगने लगी थी और वाकई उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया था। दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। फिर एक दिन अचानक वो आ गया और वो अपने साथ एक ऐसी कयामत लेकर आया था कि जिसकी खबर किसी को ना हो सकी। रईस असलम का आना किसी कयामत से कम ना था। सुबह का पहर था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। लारेब के लिए अब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये था कि वो गांव में घर के काम कैसे करे। एक तो गांव में गैस नहीं थी, यहाँ लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाया जाता था। अगर गैस होता तो लारेब फिर भी कर लेती, लेकिन उसको लकड़ियों पे खाना पकाना नहीं आ रहा था। नाज ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, भाभी आप छोड़े, मैं काम कर लूँगी, आप काम की फिक्र ना करें। जब उसने देखा कि लारेब लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही है, लारेब ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तो तुम कर दोगी, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं जल्द अज जल्द सारे काम सीख लूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तो आप कोई काम ना करें। आप शहर से आई हैं, आपके लिए गांव का काम मुश्किल है। नाज को भाभी का बहुत एहसास था कि वो इन कामों की आदी नहीं थी। लारेब ने एक पल को सोचा कि जो लोग कितने मोहब्बत करने वाले हैं, कितना ख्याल रखते हैं। अगर इसकी शादी शहर में पढ़े लिखे किसी शख्स से होती तो शायद उसका इतना ख्याल ना रखते, क्योंकि उसने देखा है कि जो शादियां शहर में होती हैं उनमें ज़्यादातर प्यार मोहब्बत नहीं होता है। अब उसे अपने आप को लग रहा था कि वो खुश किस्मत है। बस इसके लिए गांव में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखती चली गई। आग जलाना भी नाज ने उसको सिखा दिया। उसकी ज़मीनों से पैसा आता था। गंदम की फसल और चावल की फसल 6 महीने में तैयार होती थी, यानी कि साल में 2 मरतबा ही आमदनी आती थी। उन लोगों की सारी ज़रूरियात इसी से पूरी होती थी। ये भी बहुत मुश्किल था। 6 महीने तक सारा सामान, हर चीज़ उधार लेकर
फसल तैयार होने तक का इंतज़ार करते और पैसा आते ही उधार चुका देते। लेकिन माहाना आमदनी में बहुत सारी सहूलियात होती हैं, इंसान अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। लारेब ने सोचा कि क्यों ना हो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। जब उसने इस बात का जिक्र अजीज़ से किया तो अजीज़ थोड़ा नाराज़ हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तुम खुद कमाना चाहती हो। अजीज़ का अंदाज बहुत चुभने वाला था। लारेब को बहुत बुरा लगा। उसे अजीज़ से इस किस्म के जवाब की तवक्का नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन फारिग रहती हूँ तो क्यों ना बच्चों को पढ़ाऊँ। लारेब ने बात को संभालते हुए कहा था, तुम शौक से पढ़ाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पैसे कोई नहीं देगा। गांव के लोग अगर ये सब अफोर्ड कर सकते तो अपने बच्चों को शहर में ही भेज देते। अगर वो अफोर्ड कर भी लें तो उन लोगों को इस बात का इतना शऊर नहीं है। गांव के लोग चाहते हैं कि उनका हर काम मुफ्त में हो जाए। ये उनकी खुद गर्जी नहीं बल्कि उनकी गुर्बत और सादगी समझ लो। अजीज़ का जवाब सुन के लारेब को मायूसी हुई। लारेब रस्म के मुताबिक कुछ दिनों के लिए अपने मेके आई थी। अब वो बहुत मुतमईन होकर आई थी। अजीज उसे शहर छोड़कर वापस गांव चला गया। लारेब ने उसको कहा कि वो कुछ दिन उसके साथ रहे, लेकिन अजीज उन लोगों में से नहीं था जो ससुराल में रहते थे। इस मामले में वो बहुत खुददार था, बल्कि हर मामले में ही खुददार था। उसने जहेज लेने से भी मना कर दिया था, लेकिन लारेब के वालिद ने कहा कि ये उसकी बेटी के लिए तोहफा है। हर बाप की ख्वाहिश होती है। इस वजह से वो चुप हो गया कि जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। अजीज़ का इसमें कोई अमल दखल नहीं। लारेब को अजीज़ की ये खुददारी अच्छी तो लगती थी, लेकिन कभी कभी उसके लिए बहुत मुश्किल का बायस भी हो जाती थी। खैर, वो खुशी खुशी अपने मेके में रहने लगी। उसको 2 हफ्ते रहना था। सख्त गर्मी में आग में खाना पकाना, कपड़े धोना और बहुत से ऐसे काम थे जो मुश्किल थे। अगर नाज उसके साथ ना होती तो वो कभी भी ये सब ना कर पाती। लेकिन वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि अगले साल नाज की शादी है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अजीज़ से कहेगी कि थोड़ी सी ज़मीन बेचकर शहर में घर ले लेते हैं, छोटा सा। जब अजीज़ उसे वापस अपने घर ले आया तो लारेब ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। अगर ज़मीन बेच दूंगा तो खाऊंगा कैसे? हस्बे तवक्का अजीज़ का जवाब आया था। लारेब ने आराम से कहा, मैं सारी बेचने को नहीं कह रही, थोड़ी सी बेचने को कह रही हूँ। तुम नहीं समझ सकती, ये ज़मीन हमारे लिए सोने के बराबर है। हम इस पर मेहनत करते हैं और सारा साल इसी से खाते हैं। अजीज़ बेड पर बैठ गया और जूते उतारने लगा। गर्मी बहुत थी और बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर का निज़ाम था जिसकी वजह से पंखा चल रहा था। थोड़ी सी ज़मीन बेचने में हर्ज ही क्या है? इंसान को थोड़ा सा सुख भी देख लेना चाहिए। आज लारेब भी डीठ बन गई थी अपनी बात मनवाने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे यहाँ सुख नहीं है, सिर्फ दुख है? अजीज़ ने बेड पर लेटते हुए कहा। लारेब ने मुंह बनाकर कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं इन कामों की आदी नहीं हूँ। तो आदत डालो इन कामों की, क्योंकि मैं गाँव के बगैर नहीं रह सकता। मैं यहाँ ज़मीन संभालता हूँ और मेरे यार दोस्त भी सब यहाँ हैं। मैं यहाँ के माहौल का आदी हूँ और किसी के लिए भी अपना गांव नहीं छोड़ सकता। अजीज़ ने कहा तो लारेब को बहुत हैरत हुई। उसको लगता था कि गांव के लोग शहर के लिए मरे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गांव वाले अपनी ज़िंदगियों से बहुत खुश थे। उनको गांव की ताज़ा आबो हवा पसंद थी और उनमें गर्मी बर्दाश्त करने की भी बहुत हिम्मत थी और इसी गर्मी में काम करते रहते थे। ये एक नई बात नहीं थी। रोज़ रोज़ इस तरह की बातें होने लगीं। उन दोनों के दरमियान रोज़ एक नया मौजू शुरू हो जाता था और इत्तफाक नहीं हो पाता था। अजीज़ उसकी हर बात को इसी तरह से नज़रअंदाज कर देता था। उसकी ख्वाहिशात को अहमियत नहीं देता था। लारेब बेचारी क्या करती? वो बहुत नाजुक सी लड़की थी। लकड़ियाँ तोड़ती तो लगता था कि लकड़ियों से पहले वो खुद टूट जाएगी। उसका गुलाबी रंग आग के सामने खाना पका पका कर मुरझा गया था। अजीज़ ने अब उसे पहले जैसी अहमियत देना छोड़ दी थी। उन दोनों के बीच मसला सिर्फ गांव और शहर का था। लारेब गांव में नहीं रह सकती थी
और अजीज शहर में नहीं जाना चाहता था। लारेब अब की बार जब मेके गई तो उसका रंग मुरझाया हुआ था और वो कमजोर हो गई थी। ये क्या हाल बना दिया है अपना। कैसे तुम खिलता हुआ गुलाब थी और अपनी हालत देखो कैसी होती जा रही है। क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो? लारेब को देखकर उसकी माँ ने पूछा था। लारेब ने शिकवा करने वाले अंदाज में कहा, ये बातें आपको मेरी शादी गांव में करने से पहले सोचना चाहिए था। गांव में रहूंगी तो वहां पर गर्मी में आग पर खाना पकाऊंगी तो शक्ल ऐसे ही मुरझाएगी ना। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी शादी खानदान से बाहर करूं, लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हारे बाप और भाइयों को खानदान का भूत सवार हो गया। उनको खदशा था कि खानदान से बाहर तुम खुश नहीं रहोगी। वो कह रहे थे कि तुम्हारी कज़न ऐनी की शादी का तजुर्बा काफ़ी है। ऐनी की सास नंदो ने उसको जलाने की कोशिश की थी, मगर शुक्र है कि वो बच गई। तुम्हारे बाप भाई कहते हैं कि ख़ानदान से बाहर लड़कियों को जला देते हैं या जहर देकर मार देते हैं। मतलब एक ही ख़ानदान से बाहर किसी का कोई भरोसा नहीं है। अपना मारेगा तो भी छाँव में फेंकेगा। और ख़ानदान के लड़के जितने भी शहर में थे उनमें से या तो किसी की मंगनी हो चुकी थी या किसी की पहले बात तय हो चुकी थी। आखिरी ऑप्शन अजीज़ का था। तुम्हारे अब्बू और भाई उससे मिले तो उनको अजीज़ बहुत अच्छा लगा। लारेब ने गुस्से से कहा, लेकिन सिर्फ अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता है। मैं गांव में नहीं रह सकती, मुझे मुश्किल हो रही है। मैं वहाँ का काम नहीं कर सकती हूँ और अजीज़ को शहर के नाम से चिढ़ है। बेटा सब्र करो, अच्छे दिन भी आएंगे। तुम्हें बच्चा हो जाए तो बच्चे की खातिर अजीज़ खुद ब खुद शहर आ जाएगा। अम्मा ने कहा तो बच्चे का सुनकर वो खुश हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई आप सही कह रही हैं, औलाद बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह करे मुझे जल्दी औलाद हो जाए तो मैं फिर बताऊंगी अजीज़ को कैसे ज़िद करता है। बच्चे की खातिर खुद ही शहर आएगा। लारेब को अब एक और नई उम्मीद बन गई थी। एक हफ्ता अपने मेके में गुजार कर लारेब अपने घर वापस आई। शाम का पहर था, हल्की हवा चल रही थी। वो 5 घंटे का लंबा सफ़र करके आई थी। वो अपने भाई मजाज के साथ आई थी और थकन से चूर थी। अपने कमरे में जाना चाहती थी। जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो उसको लगा बेड पर कोई सो रहा है। वो हैरान हुई क्योंकि ये अजीज़ के सोने का वक्त नहीं था। वो इस वक्त घर पर होता ही नहीं था। ये कोई वक्त है सोने का? उसने बेड की जानिब जान कर देखा और ज़ोर से कहा, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। बेड पर अजीज़ नहीं था, कोई और शख्स लेटा हुआ था। उस शख्स ने लारेब को देखा तो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। लारेब ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? माफ़ कीजिएगा, कमरे में कोई नहीं था तो मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गया। सर में दर्द हो रहा था। आप शायद अजीज़ की बीवी हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपके आने की खबर नहीं थी। आपकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ आया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप आने वाली हैं। वो शख्स उठा और एकदम से अपने चप्पल पहनते हुए कहने लगा। वो सो नहीं रहा था, सिर्फ लेटा हुआ था थकन की वजह से। नाज ने आवाज़ सुनी तो एकदम से कमरे में आई और बताने लगी, भाभी ये रईस भाई हैं, असलम चचा के बेटे। ये हमारे साथ ही रहते हैं। आप नहीं थी तो इस वजह से आपके कमरे में सो गए, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैंने इनको यहाँ नहीं देखा। लारेब को बहुत बुरा लग रहा था। नाज बोली, जी भाभी, रईस भाई शहर में पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी। वहाँ पढ़ते हैं और छुट्टियों में आते हैं। नाज से यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ सही से अदा नहीं हुआ था। रईस तेज़ी से बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर लारेब रईस को जाता हुआ देखने लगी। ये क्या तरीका है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई गैर शख्स मेरे कमरे में इस तरह से सो रहा है। मुंह उठाकर चला आया और एकदम से मेरे बेड पर सो गया। मैं घर में नहीं थी तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मेरा कमरा इस्तेमाल किया जाए। रात को अजीज़ खाना खाने के लिए आया तो लारेब उस पर बरस पड़ी। ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी से पहले वो हमारे साथ ही कमरा इस्तेमाल करता था। उसको आदत थी। तुम नहीं थी तो वो आ गया, तुम होती तो वो नहीं आता। अजीज़ ने उसकी सफाई पेश की। क्या वो अब यहीं हमारे घर में रहेगा? लारेब को कोफत हो रही थी उसकी मौजूदगी से। लारेब, वो पिछले 25 साल से यहीं रह रहा है। वो छोटा सा था जब असलम चचा का इंतकाल हो गया था और चाची की शादी उसके घर वालों ने दूर कहीं कर दी थी।
दादी अपने पोते को उन लोगों के साथ नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए अम्मा अब्बा ने उसे बचपन से पाला है। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब इस बात को लेकर कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, अजीज ने उसको वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि अब वो लारेब के मिजाज से वाकिफ हो चुका था। लेकिन मैं उसकी मौजूदगी में कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी, इस बार लारेब ने हल्की आवाज में कहा था। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं उसे घर से जाने का नहीं कह सकता कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो उसकी मौजूदगी में। इस घर में उसका भी उतना ही हक है जितना हमारा। ये घर अब्बू और चचा असलम का साथ में था। अब तुम बताओ, मैं उसे उसी के घर से जाने को कैसे कह सकता हूँ? और यकीन मानो, वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी, वो तुम्हारे सामने भी नहीं आएगा, अजीज ने कहा। तो लारेब को थोड़ी सी तसल्ली हुई। नावल दुल्हन की पहली गलती अभी जारी है। नेक्स्ट एपिसोड रात 9 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी।